Hello all. Welcome to the current affairs sessions for prelims 2021 by IES Network. So today is second video in the series of environment and ecology. जो हमारी फर्स्ट सीरीज थी उसमें हमने कुछ जर्नल एस्पेक्ट्स विच वर देयर इन न्यूज़ रिगार्डिंग एनवायरमेंट इकोलॉजी को डिस्कस किया था. आज थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर होगा बिकॉज इन दिस विल बी टेकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस. ठीक है, कन्वेंशंस लाइक बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, देन वी हैव स्टॉकहोम कन्वेंशन, देन वी ऑल्सो लुक ऑन टू द रीसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. तो उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानेंगे कि UNFCCC कब आया था, देन क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, देन पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ है उसके क्या आउटकम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे. तो हम सब चीज़ों को सम अप करेंगे और वी विल बी कनेक्टिंग देम विद द रीसेंट current affairs which were there in news for prelims 2021. So let's start. Now if we talk about, this is our session second and the first topic we have taken today is the Basel Convention. अब बेसल कन्वेंशन की बात करें, so the Basel Convention was adopted in the year 1989. So it is adopted at a place called Basel which is there in Switzerland. Now this particular Basel Convention is based on control of transboundary, that is beyond the borders of a country, that is control of transboundary movement of hazardous waste एंड देयर डिस्पोजल. तो जो भी हजार्डस वेस्ट हैं और उनका डिस्पोजल किस तरीके से करना है उसके मूवमेंट पे, उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे क्या है ये कंट्रोल करेगा कौन? बेसल कन्वेंशन. अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. ऑफ कोर्स सी बात है, अगर दीज हजार्डियस वेस्ट विल बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी प्रोटोकॉल्स, विदाउट एनी फ्रेमवर्क्स, देन इट माइट बी डेट्रीमेंटल फॉर, जैसे मान लो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है. तो शुरू में क्या हुआ था कि एक केस हुआ था इन विच कि अमेरिका के अंदर यूएसए वॉज डूइंग वॉट, यूएसए वॉज डंपिंग हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू अ स्मॉल टाउन कॉल्ड हेती. ठीक है, तो वहाँ पर क्या, वहाँ के लोग क्या इलिटरेट थे, अंडर डेवलप्ड थे. तो वहाँ पर लोगों ने क्या देखा कि देर वॉज लार्ज स्केल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन प्लस जो ह्यूमन हेल्थ थी दैट वाज आल्सो ऑन रिस्क. तो इन सब चीज़ों को देख के कि कोई डेवलप्ड वर्ल्ड या फिर कोई मोर क्लेवर वर्ल्ड क्या है कि लेस इलिटरेट पीपल्स का या फिर लेस डेवलप्ड लोग हैं या कंट्रीज़ हैं उनका फ़ायदा ना उठाएं. ठीक है, विद दीज हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डंपिंग. तो इसलिए बेसल कन्वेंशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1989. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना. अब इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेस्ट को रेगुलेट किया जाता है? तो टाइप्स ऑफ वेस्ट की अगर बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, देन यूज्ड ऑयल्स, देन यूज्ड लेड एसिड बैटरीज, देन POP वेस्ट है. यहाँ पर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स सिर्फ नहीं है बट जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूमेंट्स का वेस्ट होता है उसको बात की गई है. क्योंकि POP के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास कौन सा कन्वेंशन है? POP के लिए हमारे पास स्टॉकहोम कन्वेंशन है, बट यहाँ पर POP के वेस्ट की बात कही गई है जो कि बेसल कन्वेंशन के अंदर आता है. देन वी हैव पॉली क्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स. ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी है, दैट दिस पर्टिकुलर बेसल कन्वेंशन डज नॉट डील विद समथिंग कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव वेस्ट. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है उसके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट पे देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ बेसल कन्वेंशन. तो रेडियो एक्टिव वेस्ट को इस कन्वेंशन से बाहर रखा गया है. अब सेकंड कन्वेंशन की हम बात करते हैं. सेकंड कन्वेंशन है रोटरडैम कन्वेंशन. अब नाउ रोटरडैम कन्वेंशन इज़ अ कन्वेंशन विच वॉज बीन हैपन ऑन अ फेमस प्लेस ऑफ रोटरडैम विच इज़ देयर इन द नीदरलैंड के अंदर है रोटरडैम. अब इट वॉज अडॉप्टेड इन 1998 and it came into force in 2004. You don't need to remember about the dates रिमेंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट मैंने इसलिए बताया कि ताकि एक टाइमलाइन माइंड में रहे कि कब कब कौन सी चीज़ें हुई थी. अब रोटरडैम कन्वेंशन किसके ऊपर है? इट इज़ ऑन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन किस पे था? हजार्डस वेस्ट पे, वेस्ट और उसके डिस्पोजल पे. मगर जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज़ और मेनी कंट्रीज़ या रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है इन केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, तब कौन सा कन्वेंशन एक्शन में आता है? दैट इज़ रोटरडैम कन्वेंशन. इसका एक और फीचर क्या है कि इट पुट्स लीगली बाइंडिंग, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नीड्स टू बी अधेयर बाय बोथ द पार्टीज विच आर डूइंग दिस इंटरनेशनल ट्रेड. तो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट देता है ये
दैट इज़ ऑब्लिगेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PIC प्रोसीजर। अभी PIC प्रोसीजर क्या है? PIC प्रोसीजर का मतलब है प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर देखें तो मान लो इंडिया है और एक और कंट्री हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अब मान लेते हैं कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पेस्टिसाइड्स मंगाने हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेड। तो ये सब ऑर्डर को देने से पहले ऑस्ट्रेलिया, इस ऑर्डर को यहाँ पहुँचाने से पहले ऑस्ट्रेलिया विल गिव इंडिया व्हाट अ फॉर्म। ये फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म का नाम क्या है हमारे पास? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर बोला जाता है। इस फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा कि जो भी केमिकल्स और जो भी पेस्टिसाइड्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया को भेज रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को भेज रखा है, उसके ये एनवायरमेंटल, उसके ये ह्यूमन इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब इंडिया इस फॉर्म पे, जो वार्निंग फॉर्म है, इस पर अगर साइन कर देगा, देन ओनली ऑस्ट्रेलिया विल बी गिविंग द कंसाइनमेंट टू व्हाट? टू इंडिया। तो पहले ऑस्ट्रेलिया फॉर्म देगा, उस फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा कि जो भी केमिकल और पेस्टिसाइड इंडिया मंगा रहा है उसके ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑन एनवायरनमेंट, ऑन ह्यूमन हेल्थ, और अगर उस पर इंडिया साइन करता है देन ओनली वो कंसाइनमेंट कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंचेगा। सो दिस इज़ आवर रोटरडैम कन्वेंशन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा कि वाई वी आर रीडिंग ऑल दीज कन्वेंशंस, बिकॉज अभी रिसेंटली में एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है जो कि इनसे कनेक्टेड है। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो अडॉप्टेड इन 2001, देन इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन द ईयर 2004। तो अगेन डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट टोल्ड यू कि थोड़ा सा रेफरेंस याद रहे कि टाइमलाइन क्या चल रही है। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन इज ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं क्या? दीज आर नथिंग बट दीज आर कार्बन कंपाउंड्स। ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। अब कार्बन कंपाउंड हमें बहुत सारे कंपाउंड्स पता है, लाइक DDT विच इज़ विच इज़ नॉर्मली यूज इन इंडियन हाउस होल्ड्स, ठीक है, टू रिमूव द इंसेक्ट्स एंड ऑल। देन वी हैव एंडोसल्फान, जिसको क्या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत यूज़ किया जाता है। देन वी हैव फोरेट्स। सो दीज आर सर्टेन और कार्बन कंपाउंड्स और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अगर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात करें किनकी? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे रिमेन इंटैक्ट, मतलब वो बहुत परमानेंट समय के लिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे रिमेन इंटैक्ट इन द सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में दे हैव अ रिलेटिवली मोर परमानेंट स्टे, वो रहते हैं, वो डीकम्पोज नहीं होते हैं। दैट इज दे आर व्हाट वी कॉल्ड एज दे आर नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स कोई भी क्या है कि दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास फैट सॉल्यूबल। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं दीज आर फैट सॉल्यूबल। अब ये जब फैट सॉल्यूबल होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? दे एंटर इनटू द फैटी टिश्यूज़। जो फैट के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दैट कैन बी अ फिश, दैट कैन बी अ ह्यूमन, दैट कैन बी अ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उससे क्या होता है? दो तरह के फिनोमेनाज होते हैं, वन इज़ कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन एंड वन इज़ कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। तो अगर हम बहुत बेसिक में इसकी बात करें बायो एक्यूमुलेशन की, तो बायो एक्यूमुलेशन का मतलब तो क्या होता है? किसी भी केमिकल का या फिर किसी भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का, लाइक हैवी मेटल हो गया, देन वी हैव मरकरी, ठीक है। अगर इन चीज़ों का या कोई और भी जो हमने यहाँ बात करी हैं, इनका अगर किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर ह्यूमन बॉडी में आ जाना, या एग्जांपल फिश के अंदर आ जाना और उसके टिश्यू में एक्यूमुलेट हो जाना, उसको वो बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और जब ये बायो एक्यूमुलेशन मान लेते हैं फिश में हुआ, सबसे फर्स्ट किस में हुआ है? फिश में। दिस इज़ आवर फिश में हुआ। अब फिश को किसने खाया? एक फूड चेन के अंदर फिश को मान लो खा लिया हमने, सील ने फिश को खा लिया, और सील को किसने खा लिया? पोलर बियर ने। तो होगा क्या कि ये ट्रॉफिक लेवल क्या है? ट्रॉफिक लेवल 1 था, ये ट्रॉफिक लेवल 2 था, ये ट्रॉफिक लेवल 3 था। तो हो क्या रहा है? सील एक फ़िश तो खाएगा नहीं, बहुत सारी फ़िश खाएगा। तो जो भी बायो एक्यूमुलेशन हुआ है किसका? और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का फ़िश के अंदर, तो वो क्या है? सील के अंदर क्या है? ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा। और जो भी पोलर बियर एक सील तो खाएगा नहीं, बहुत सारी खाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो
पोलर बियर के अंदर क्या है कि उस पर्टिकुलर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा ज़्यादा, तो इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। दैट इज दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गेटिंग मच मोर कंसंट्रेटेड एंड मैग्नीफाइड इन द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। तो ये इसके साथ इशू है, ठीक है। तो दीज आर द 3 कन्वेंशन विच वी हैव स्टडीड। अब क्या चीज़ है नेक्स्ट इज कि अगर हम बात करें तो जो हमने बेसल कन्वेंशन पढ़ा है, जो हमने रोटरडैम कन्वेंशन पढ़ा है और हमने जो स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा है, इन तीनों को क्या है, इन तीनों को क्या बोला जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टर कन्वेंशंस, ठीक है। बिकॉज दीज आर प्राइमरली डीलिंग विद सर्टेन कॉल्ड एज हजार्डियस केमिकल पेस्टिसाइड वेस्ट। सबका ऑल्दो डिफरेंट है, वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा जो डिफरेंस है कि बेसल किसके लिए है, बेसल इज़ प्राइमरली फॉर हजार्डस वेस्ट, ठीक है। रोटरडैम किसके लिए है, रोटरडैम इज़ प्राइमरली फॉर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, और ये किसके लिए है, पीओपीज़ के लिए। बट दीज आर ऑल हजार्डस इन नेचर, ये कॉमन है। देयरफॉर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टर कन्वेंशंस, और इन्हीं की सिस्टर कन्वेंशंस की अभी एक ट्रिपल COP हुई है, ट्रिपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, विच इज़ हेल्ड एट जेनेवा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ये तीनों कन्वेंशन भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ट्रिपल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब ट्रिपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बात करें, सो इट हेल्ड एट जेनेवा, ठीक है, इन 2019। इसकी जो थीम वॉज क्लीन प्लैनेट एंड हेल्दी पीपल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट, ठीक है। सो वी नीड टू make our planet clean, and after that people will be healthy, and that can be done only with the help of sound management of chemicals and waste। तो ट्रिपल COP हुई। इस COP के अंदर तीनों पे बात की गई, बेसल पे भी, रोटरडैम पे भी और स्टॉकहोम पे भी। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हुई हैं। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, दैट इज़ कार्टेजेना डिक्लेरेशन। अब कार्टेजेना डिक्लेरेशन किस पे हुआ है, इट इज़ ऑन प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन एंड रिकवरी ऑफ हजार्डस एंड अदर वेस्ट, ठीक है। तो उनका क्या करना है, प्रिवेंशन करना है हमें, उनका कम से कम यूसेज करना है इन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूज़, और उनकी क्या है, अगर मान लो एनवायरनमेंट में वो उनकी कंसंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी बढ़ चुकी है, तो उसको क्या है कि रिकवर करना है हमें। सो दिस रिमेंबर करना कि कार्टेजेना डिक्लेरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्टेजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किसके अंदर आया था हमारा, CBD के अंदर, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड दिस पर्टिकुलर कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज़ ऑन बायो सेफ्टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कार्टेजेना डिक्लेरेशन इज़ अंडर ट्रिपल COP एंड कार्टेजेना प्रोटोकॉल इज़ अंडर CBD और यूनाइटेड नेशन CBT और कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है कि डिस्कशन एजेंडा जो भी हुआ था, तो उसके अंदर क्या है कि माइक्रो प्लास्टिक्स पे बात की गई है, वेस्ट कंटेनिंग नैनो पार्टिकल्स पे बात की गई है, लीगल कंप्लाइंस कैसा होना चाहिए इनके प्रिवेंशन और रिकवरी का, उस पर बात की गई है, गवर्नेंस एस्पेक्ट्स कैसे होने चाहिए उस पर बात की गई है, और वेस्ट पे बात की गई है। सो दीज वर द डिस्कशन एजेंडाज ऑफ ट्रिपल COP। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बेसल बैन अमेंडमेंट। तो इसी दिस पर्टिकुलर ट्रिपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के अंदर क्या है कि दिस बेसल बैन अमेंडमेंट, ठीक है, हैज़ कम इनटू फोर्स। अब ये फोर्स में कैसे आया है, बिकॉज रिसेंटली क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया जो कंट्री है, इट वॉज द 97th कंट्री टू रेटिफाई इट। किसको रेटिफाई किया है, इस बेसल बैन अमेंडमेंट को, ठीक है। किसने रेटिफाई किया, क्रोएशिया ने रिसेंटली किया है। और इसके रेटिफाई करने के बाद जो रिक्वायरमेंट थी, दैट 3/4 पार्टीज टू बेसल कन्वेंशन अगर हो जाएंगी तो इट विल बिकम एन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो क्रोएशिया के रेटिफिकेशन के करने के बाद ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर बेसल बैन अमेंडमेंट हैज़ कम इनटू फोर्स, ठीक है। ये बेसल बैन अमेंडमेंट है, अडॉप्ट हुआ था COP 2 के अंदर बेसल कन्वेंशन के लिए, ठीक है। बट फाइनलाइज्ड हुआ था ये COP 3 के अंदर 1995 के अंदर, बट अभी तक सिर्फ फाइनलाइज होके एज अ डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, बट नाउ इट हैज़ कम इनटू फोर्स। तो ये बेसल बैन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है इस साल प्री के लिए। अब ये है क्या एक्चुअली, ये क्या बात करता है, इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ऑल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस इंक्लूडिंग ई वेस्ट एंड अदर ऑब्सोलीट शिप्स। अब क्यों बोलता है ये,
तो ये क्या बोलता है कि जो भी OECD कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है, या मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली कौन सी आ गई यहाँ पर, डेवलप्ड वर्ल्ड आ गई। तो ये बोलता है दिस पर्टिकुलर बेसल बैन अमेंडमेंट सेज कि दीज डेवलप्ड वर्ल्ड विल नॉट ट्रांसफर और विल नॉट डू ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट इंक्लूडिंग ई वेस्ट एंड ऑब्सोल्यूट शिप्स टूवर्ड्स नॉन OECD और वी कैन से डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है कि विदाउट एनी notification, without any protocols, without any framework, under this Basel ban amendment, these countries cannot transfer these particular hazardous waste including e-waste. अब ये जो particular amendment है Basel ban amendment, ठीक है, still US, still Canada, still Japan and India have not ratified it. क्योंकि ये क्या है, डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो इनकी अपनी डिमांड्स हैं, इनके अपने यूसेजेस हैं इन सब चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के, और बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं इनके ऊपर। देयरफॉर दीज 4 कंट्रीज़ हैव स्टिल नॉट रेटिफाइड, दीज आर द प्रोमिनेंट 4 कंट्रीज़। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया हैज़ रेटिफाइड द बेसल बैन अमेंडमेंट इन द रीसेंट ट्रिपल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो दैट इज़ रॉन्ग, इंडिया ने नहीं किया है इसको रेटिफाई। अब हम बात करते हैं आउटकम की। आउटकम किसका, आउटकम ऑफ ट्रिपल COP। तो आउटकम के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ट्रिपल COP किसका था, BRS, दैट इज़ बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम। ठीक है, तो अब इसमें आउटकम क्या निकला है, तो आउटकम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि अंडर बेसल कन्वेंशन के अंदर 2 चीज़ें हुई हैं, दैट इज़ इंक्लूजन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अभी तक प्लास्टिक वेस्ट नहीं थे किसमें, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट के अंदर। मतलब क्या है कि अगर कुछ प्लास्टिक वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया उसका एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म पे जब इंडिया साइन करेगा तो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट हो जाएगा किसका, प्लास्टिक वेस्ट का, तभी इंडिया के अंदर वो प्लास्टिक वेस्ट आएगा। तो अब इसका भी इंक्लूजन कर लिया है उसके अंदर, प्लास्टिक वेस्ट आप मंगवा रहे हो किसी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में फॉर एनी सर्कुलर इकोनॉमी पर्पस, तब भी क्या है कि आपको PIC साइन करना पड़ेगा फॉर प्लास्टिक वेस्ट, पहले दूसरे वेस्ट के लिए था ये। और इसमें क्या है कि बहुत सारी टेक्निकल गाइडलाइंस क्या है दी गई हैं किसके ऊपर, E-वेस्ट के ऊपर, वेरियस टेक्निकल गाइडलाइंस हैव बीन गिवन। मगर अभी यहाँ पर एक इशू क्या हो रहा था, देयर वॉज अ टसल बिटवीन US एंड इंडिया। अब US और इंडिया के बीच में क्या टसल हुई है रिगार्डिंग E-वेस्ट के ऊपर, US ने कहा वेन एवर अ कंट्री इज़ इम्पोर्टिंग, ठीक है, अ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है, कोई कंट्री इंपोर्ट करे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फॉर डायरेक्ट यूसेज, ठीक है, या फिर उसको रिपेयर करने के बाद यूज़ करेगी या फिर उसको रिफर्बिश करेगी, ठीक है, रिफर्बिश करेगी, तो ऐसे वेस्ट को नॉन वेस्ट कैटेगरी में डालना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने इसको हाईली अपोज किया। ठीक है, और इंडिया ने इसको अपोज करते हुए क्या बोला कि ऐसा करने से क्या होगा, इन द नेम ऑफ रिपेयर रिफर्बिशमेंट व्हाट डेवलप्ड वर्ल्ड विल बी डंपिंग दीज हार्मफुल वेस्ट इनटू डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ रिजेक्ट कर दी गई, इंडिया की बात मान ली गई और US की बात रिजेक्ट कर दी गई। तो जो टेक्निकल गाइडलाइंस हैं उसमें ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है जो कि US बता रहा था कि उसको नॉन वेस्ट कैटेगराइज करो। तो ये हो गया बेसल कन्वेंशन के अंदर 2 आउटकम है, प्लास्टिक वेस्ट का इंक्लूजन किया गया PIC के अंदर और टेक्निकल गाइडलाइंस दिए गए किसके ऊपर, E-वेस्ट के ऊपर। अगर हम रोटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो हमें पता है रोटरडैम कन्वेंशन किस पे, पेस्टिसाइड्स पे है और केमिकल पे है। तो अर्लियर रोटरडैम कन्वेंशन के अंदर कितने थे, देयर वर अराउंड 12, देयर वर अराउंड, इसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उसमें बहुत सारे क्या है कि पेस्टिसाइड केमिकल्स की लिस्ट है। तो अभी क्या है कि ट्रिपल COP जो हुई है जेनेवा के अंदर 2019 के अंदर, तो उसमें एक नया पेस्टिसाइड ऐड किया है, दैट इज़ फोरेस्ट हैज़ बीन एडेड इनटू द लिस्ट, कि फोरेस्ट को क्या है, एक उसका रेगुलेशन होगा उसके मूवमेंट पे, और एक और केमिकल, एंड दैट केमिकल इज़ HBCD, दैट इज़ हेक्सा ब्रोमो साइक्लो डोडिकेन। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली इट इज़ अ ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। ठीक है, तो इनको भी क्या है कि उस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या है कि शामिल कर दिए गए, एक पेस्टिसाइड को और एक केमिकल को अंडर रोटरडैम कन्वेंशन। तो स्टेटमेंट बन के आ सकता है रिसेंटली पेस्टिसाइड फोरेट हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर द लिस्ट ऑफ रोटरडैम कन्वेंशन, तो उसमें आ गया। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें हम, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर क्या है, यहाँ पर भी 2 पर्टिकुलर क्या है POPs को क्या है हमने उस पर्टिकुलर लिस्ट में लेके आए हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर शुरुआत में जब ये आया था तो देयर वर अराउंड 12 POPs, ठीक है, इन
स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो इसकी लिस्ट के अंदर, स्टॉकहोम कन्वेंशन लिस्ट के अंदर जिनको रेगुलेट करना है उसके अंदर 12 आइटम्स थे। तो इन 12 आइटम्स को क्या बोला जाता था? डर्टी डजन्स। एक हमें पता है एक डज़न में क्या है, 12 क्वांटिटी होती है, तो डर्टी डजन्स कहा जाता था इनको, ठीक है। बट लेटर इसमें 24 आइटम्स हैं इस लिस्ट के अंदर, और जो लेटेस्ट 2 एंट्रेंट हैं दैट इज़ डाइकोफॉल एंड PFOA। अब डाइकोफॉल क्या है कि ये भी एक DTT लाइक एलिमेंट है विच इज़ यूज्ड अगेंस्ट स्पाइडर्स एंड माइट्स, ठीक है। और ये जो PFO है दैट इज़ आवर पर फ्लोरो एक्टिनॉइड एसिड है, ठीक है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द एंटायर नेम, PFOA थोड़ा सा याद रहेगा, पर फ्लोरो एक्टिनॉइड एसिड। तो दिस इज़ यूज्ड प्राइमरली इन नॉन स्टिक कुकवेयर्स, ये नॉन स्टिक कुकवेयर्स में यूज़ होता है। तो ये सारे आउटकम्स क्या है कि इस CCCOP में आए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स प्री। अब क्या है कि अब हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो उनको डिस्कस करने से पहले देर इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू बिल्ड सर्टेन बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड को बिल्ड करने के लिए जो 6th पॉइंट है हमारा आज का दैट इज़ रियो समिट। अब रियो समिट को ऑल्सो वी कॉल्ड एज अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट ही बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मल नेम था दैट वाज UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मल वर्ड था दैट इज़ UNCED, ठीक है। ये रियो ब्राज़ील, रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी, ठीक है। कब? 1982 में। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले थे। दीज 3 आउटकम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रियो कन्वेंशंस। तो उसमें फर्स्ट जो है दैट इज़ CBD, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंदर वी हैव केम आउट विद कार्टेजना प्रोटोकॉल। अब कार्टेजना प्रोटोकॉल किससे डील करता है? हमने बात करी थी वहाँ पर बायो सेफ्टी के लिए, व्हेन वी आर डिस्कसिंग कार्टेजना डिक्लेरेशन, तो हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया था कार्टेजना प्रोटोकॉल से। तो इट डील्स विद बायो सेफ्टी ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। नगोया प्रोटोकॉल विच इज़ एक्सेस टू, नगोया प्रोटोकॉल में क्या है? एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। और ABS क्या है हमारे पास? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है। जो भी एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग भी होना चाहिए ऑफ द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द बायोलॉजिकली हॉटस्पॉट एरिया। तो कार्टेजना प्रोटोकॉल इज़ ऑन बायो सेफ्टी, ठीक है। और उसके 3 ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं कार्टेजना प्रोटोकॉल के। देन हमारे पास जो सेकंड था वो UNFCCC है, और थर्ड जो था वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इसको हम और अगली क्लास में डील करेंगे। अभी हमारा जो मेन फोकस दैट इज़ ऑन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था UNFCCC का? टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशंस, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का कंसनट्रेशन है उसको स्टेबलाइज करना, मतलब एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देना, क्योंकि अगर एक लेवल से ऊपर चले गया तो देन देर वे बी सम इरिवर्सिबल डैमेज टू क्लाइमेटिक सिस्टम्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि उसको स्टेबलाइज करके रखो ताकि क्लाइमेट के ऊपर ऐसे कोई इरिवर्सिबल डैमेज ना हो जाए जिसको हम रिपेयर ही ना कर पाएँ, ठीक है। अब अगर UNFCCC की बात करो तो इसमें क्या होता है? COP है दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसको हम COP बहुत बार आगे बोलेंगे और पहले ही बोलते आए हैं, इट इज़ द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी अंडर UNFCCC। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं और जो भी पार्टीज़ इसके साथ रेटिफाइड हो रखी UNFCCC के अंडर, इन सब पार्टीज़ को क्या है कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। Annex 1 उसमें इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ आती हैं और इकनॉमीज़ इन ट्रांजिशन आती हैं, जो कि इकनॉमीज़ कब ट्रांजिशन हुई थी? 1982 में। तो दीज आर मोस्टली डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है। Annex 2 है, इट इज़ नथिंग बट अ सब टाइप ऑफ Annex 1, बट इसमें स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हु नीड टू पे द कॉस्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दे हैव डन, ठीक है। तो जो भी कंट्रीज इसमें जो लिस्ट में आएंगी उनको क्या है कि एनवायरमेंटल कॉस्ट देनी पड़ेगी किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ काइंड। काइंड का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या है कि क्लाइमेट एमिशन रिडक्शन के प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। कौन? दीज डेवलप्ड कंट्रीज़। और एक है नॉन एक्स कंट्रीज़ जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है मेनली, जिसमें इंडिया भी आता है, ठीक है। तो इन स्टेबलाइज करने के लिए इन ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स को और ये सब को क्या है कि फॉर्मुलाइज करने के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, और दो फ्रेमवर्क का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें हम, तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या है कि देर आर 2 फेजेस, ठीक है। तो 2 फेजेस बोल सकते हो या फिर 2 कमिटमेंट बोल सकते हो, कमिटमेंट पीरियड्स। अब अगर इसकी बात करें कमिटमेंट पीरियड्स की, तो फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ फ्रॉम 2008 टू 2012,
12, ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था। और जो सेकंड है हमारे पास दैट इज़ फ्रॉम 2013 टू 2020, ये हमारा सेकंड कमिटमेंट पीरियड था। तो अब 2000 के बाद ही क्या है, वी नीड टू स्टार्ट विथ समथिंग डिफरेंट, एंड दैट समथिंग डिफरेंट इज़ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसको हमने 2015 में अडॉप्ट किया था, ठीक है। और पोस्ट 2020 जब क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट फेज एंड हो जाएगा, देन दिस पर्टिकुलर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे दैट विल केम इनटू एक्शन, और वो एनफोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है पिक्चर, इतनी क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। और क्योटो प्रोटोकॉल किस में था, UNFCCC के अंदर। अब क्योटो प्रोटोकॉल के लिए बेसिक सी चीज़ है, क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मैकेनिज्म्स थे, एक है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और एक है इंटरनेशनल एमिशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड क्या है, फंड कर रहा है टेक्नोलॉजी को दूसरे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री में, दैट इज़ मोस्टली Annex 1 Annex 2 को कर रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि वो CO2 का अमाउंट को या ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल का। इसमें क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री विच इज़ Annex 2 कंट्री जो भी है, दैट इज़ फंडिंग टेक्नोलॉजी इन डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रिडक्शन हो रहा है, दैट विल बी गिवन एज सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स टू द डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। तो जो भी क्या है कि आप किसी डेवलपिंग कंट्री में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के प्लांट और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके वहाँ पर जो भी CO2 और या फिर ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करते हो आप, तो उसके जितने भी आपने CO2 इक्विवेलेंट के अंदर आपने रिडक्शन की है उसमें से, तो उनके सर्टिफिकेट्स क्या है कि इन कंट्रीज़ को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है कि और ये पूरा मैकेनिज़्म को क्या है कि हमने एक इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग मैकेनिज़्म में क्या है कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें वी कैन ट्रेड दीज कार्बन सिंक सर्टिफिकेट्स, ठीक है। जैसे मान लो एक कंट्री है, तो उस कंट्री की क्या अपनी रिक्वायरमेंट है कि उसको क्या है कि इतने एमिशन क्या है कि करने ही पड़ते हैं फॉर इट्स इकनॉमी और कुछ भी। तो क्या है कि अब क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या है कि आपको रिड्यूस करना है सब कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, डेवलपिंग कंट्रीज़ का अपना अपना क्या है टारगेट है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का वैसे कोई टारगेट नहीं, बट डेवलप्ड कंट्रीज़ का टारगेट है, तो उनको रिड्यूस करना है। पर वो रिड्यूस नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करेंगे, किसी दूसरी कंट्री में जो कि डेवलपिंग कंट्री होगी, वहाँ पर क्या है कि प्रोजेक्ट्स लगा देंगे, और वहाँ पर जो भी वो ग्रीन हाउस गैस टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट्स लगा के रिड्यूस करते हैं, तो उनको क्या है कि सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट्स के थ्रू दे कैन एमिट द हायर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है, विच इज़ आउटसाइड देयर लिमिट विच दे नीड टू रिड्यूस। तो ये सारा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर होता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब खत्म हो रहा है, 2020 के बाद, और उसके बाद क्या एक्शन में आ जाएगा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। अब हम बात करें पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, तो ये दो जो इन्फोग्राफिक्स हैं, ठीक है, जो 2 इन्फोग्राफिक्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे, ठीक है, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दीज 2 इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। अब इसमें आपको ये करना है कि इसको यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, इसमें सारी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं उनको हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वी नीड टू होल्ड द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस के वेल बिलो रखना है हमें टेम्परेचर राइज को, और हमें बहुत एफर्ट्स लगाने हैं कि वो जो टेम्परेचर राइज है उसको हम क्या है 1.5 डिग्री के अंदर ही क्या है रोक लें, ठीक है। 2 डिग्री से तो बहुत नीचे रखना है, और ऐसे एफर्ट्स लगाने कि वो 1.5 के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट हो जाए क्या टेम्परेचर राइज एज कम्पेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, ठीक है। 2020 में इट विल कम इन टू फोर्स। कैसे कम इन टू फोर्स आया, बिकॉज इट इज़ बीन साइंड बाय 55 कंट्रीज विच आर कवरिंग 55% ऑफ ग्लोबल एमिशंस। ऐसी 55 कंट्रियाँ जो कि क्या है कि 55% ऑफ ग्लोबल एमिशन का पार्ट बनती हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। ऑलवेज ऑल्दो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में पहले क्वेश्चन भी आ चुका है UPSC में, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट की अगर बात करनी हो तो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि इट इज़ नॉट अ टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है दैट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, ये है, ये नहीं है। अब ये कैसे हैं, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कंट्रीज़ को क्या दे दिए हमने, INDCs दे दिए हैं, दैट इज़ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर कंट्री अपना अपना वॉलंटरीली कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करना है, उसके क्या प्रपोजल्स लेके आएगी, टारगेट्स लेके आएगी, और उस कंट्री को उतना कम करना पड़ेगा। अगर इसमें एग्जांपल की बात करूँ तो मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, ठीक है। तो इंडिया का एग्जांपल है, तो उसमें क्या है कि इंडिया ने प्लेज किया है, इंडिया ने माना है, इंडिया ने बोला है कि वी विल रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ आवर GDP बाय
33 to 35% बाय 2030। 2030 तक क्या है कि हम हमारे एमिशन इंटेंसिटी जो जीडीपी की वे में निकालते हैं उसको हम 33 से 35% क्या है कि रिड्यूस कर देंगे। एक और चीज़ क्या बताइए, इंडिया विल क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक्स, ठीक है, कितना, रफली अराउंड 2.53 बिलियन टन्स इक्वलेंट ऑफ CO2, ठीक है, बनाएंगे थ्रू फॉरेस्ट कवर, ठीक है, और ट्री कवर से बाय 2030। सो ये दो क्या है कि INDCs क्या है कि इंडिया ने किस में, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर वहाँ पे हेड ऑफिस में भेजे हैं। सो इट इज़ अ बॉटम अप अप्रोच, सारी कंट्रियाँ अपने अपने टारगेट लेके आएंगी और उसके हिसाब से दे विल एक्ट टू कंप्लीट दोज टारगेट्स। अब हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट का टॉपिक विच कैन बी आज इन दिस ईयर्स प्री। अब ये जो है COP दैट इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25। अब इसको क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम है इसका, चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का ये नाम है चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। अब क्या है कि दो नाम कैसे हैं, क्योंकि इनिशियल वेन्यू जो था इनिशियली कहा है कि COP 25 ब्राज़ील में होनी थी, पर ब्राज़ील के अंदर क्या है कि इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक हालत ख़राब थी किसकी, ब्राज़ील की, तो वहाँ पर नहीं हो पाई। देयरफॉर इट इज़ शिफ्टेड टू चिली। पर चिली में क्या था, चिली में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए जब ये कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सो इट देन लेटर शिफ्ट टू मैड्रिड स्पेन के अंदर। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चिली मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। अब क्या है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे, ये जो पर्टिकुलर COP थी इसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने ऑनर नहीं किया है, किसको ऑनर नहीं किया है, CBDR को, दैट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो अप्रोच थी, ठीक है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अप्रोच थी किसमें, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, कि कॉमन तो सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंशिएटेड भी है, क्योंकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री के अंदर हिस्टोरिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट किया है थ्रू देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। और जो लीज डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू दोज डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब अगर मैं और कुछ बात करूँ तो इंडिया वॉज एक्चुअली लीडिंग द डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टांस, ठीक है, और US वॉज लीडिंग द डेवलप्ड कंट्रीज़ का स्टांस। और उस टाइम क्या है कि US के अंदर हमारे पास ट्रम्प साहब थे और इंडिया के अंदर तो मोदी जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ें हुई, तो उसकी अगर बात करें तो इंडिया ने बोला कि द डेवलप्ड वर्ल्ड हैज़ नॉट ऑनर्ड pre-2020 कमिटमेंट्स, ठीक है, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, सेकेंड कमिटमेंट पीरियड के जो भी टारगेट्स थे वो टारगेट्स क्या हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने उनको ऑनर नहीं किया, उनको कंप्लीट नहीं किया, उनके लिए इट वाज नॉट बीन डिसिप्लिन्ड, कौन, डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है। एट द सेम टाइम US जो डेवलप्ड वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था या फिर डेवलप्ड वर्ल्ड के जो भी लोग थे उन्होंने क्या कहा कि दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, दे जस्ट वांट टू गो विद दैट, या तो ये जो प्रोविजंस या फिर जो COP 25 के अंदर जो बातें करना है या फिर जो क्योटो प्रोटोकॉल जो है सेकंड जब उसका फेज़ ख़त्म होगा और पेरिस एग्रीमेंट आएगा तो उसमें जो भी टारगेट्स बताए गए हैं या तो उनको करो, उस वाले एग्रीमेंट को लो, या फिर सबको छोड़ के चले जाओ। तो इंडिया ने क्या है कहा कि इंडिया ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिया ने कहा कि आप अपने pre-2020 कमिटमेंट्स जो भी थे, ठीक है, अंडर द सेकेंड फेज़ ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, उनका आप असेसमेंट करो एक, और उनका असेसमेंट करो, अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़, ठीक है, जो एमिशन गैप हुआ है, ठीक है, जो और इतना ज़्यादा एमिशन हुआ है इन सब टारगेट्स को, कमिटमेंट्स को पूरा ना करने का, इनका बर्डन किस पे जाएगा, इनका बर्डन भी किस पे जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर ही जाएगा। तो दिस वाज द डिमांड फॉर इंडिया और द डेवलपिंग कंट्रीज़ विच इंडिया वाज रिप्रेजेंटिंग। अब इसके अंदर क्या है कि इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ थी कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ठीक है। अब वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म क्या है, दिस इज़ अ मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, ठीक है। अब लॉस एंड डैमेज क्या होता है इसको देखेंगे, बट ये जो वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है कब हुआ था, इट हैपेंड इन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 2013 में, फिर यहाँ पर कहीं हमारे पास 2014 के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई होगी, और फिर हमारे पास ये पेरिस एग्रीमेंट है 2015 में हुआ है। तो इसमें
जो मैकेनिज्म है दैट इज़ फॉर लॉस एंड डैमेज। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज़ लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन। अगर ईजी लैंग्वेज में इसको समझना हो, इट इज़ बेसिकली लाइबिलिटी एंड कंपनसेशन। अब ये क्या बात कर रहा है कि रिच कंट्रीज़ क्या है, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, एंड देयरफॉर दे आर लाइबल, उनकी लाइबिलिटी बनती है टू फंड एंड टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़, एंड देयरफॉर दे मस्ट कंपनसेट ऑल्सो, किनको, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कब आया था, COP19 के अंदर आया था 2013 के अंदर, मगर ये क्या है कभी फुलफिल नहीं हो पाया था सही से। जो इसके अंदर लाइबिलिटी और कंपनसेशन देना था किसको, डेवलप्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कभी सही से नहीं हो पाया, तो ये अभी भी क्या ड्यू था। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, जब पेरिस एग्रीमेंट बन रहा था 2015 वाला, उसके साथ इसको क्या अटेस्ट किया गया। उसके अंदर क्या है कि इसको एक आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया, एंड देयरफॉर इट इज़ रिसेंटली वॉज बीन इन न्यूज़पेपर, देयरफॉर इंपॉर्टेंट हुआ था हमारे एग्जाम के लिए। तो इंडिया का स्टैंड क्या था इसके ऊपर, इंडिया ने कहा कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ठीक है, इट फेल टू गिव नॉट इवन 2% ऑफ द प्रोमिस्ड $1 ट्रिलियन इन लास्ट 10 ईयर्स अंडर ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड के अंदर जो डेवलप्ड वर्ल्ड ने प्रॉमिस किया था दैट दे विल बी गिविंग $1 ट्रिलियन रुपीज़ फॉर दीज थिंग। ठीक है, फॉर ये जो एज अ कंपनसेशन के फॉर्म में, लाइबिलिटी के फॉर्म में जो ये प्रॉमिस किया था, इसका 2% भी क्या है कि किसने नहीं किया है, डेवलप्ड वर्ल्ड ने। ठीक है, पर खैर ये सब डिबेट्स हो रही थी वहाँ पे, बट जो कंक्लूजन हुआ है फाइनली, जो कंक्लूजन या आउटकम आया है कि आउटकम क्या है कि इट गॉट कंक्लूडेड, इसको मान लिया गया है अब, ये ड्यू नहीं है अब, इट इज़ नॉट ड्यू नाउ, बट विथ कॉम्प्रोमाइज फंडिंग एंड मैकेनिज्म एंड फाइनेंस। बट डेवलप कंट्री ने इतना ज़्यादा फंडिंग और फाइनेंस को क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं माना है, और दे आर स्टिल ऑन अ कॉम्प्रोमाइजिंग मोड कि हमें इतना फंड नहीं देना है। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि जो भी फंडिंग मिलेगी आपको वो कंटिन्यू रहेगी अंडर दिस ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि कब आया था, क्या था, और ये जो अब हमारी COP कौन सी हुई है 25, दैट इज़ मैड्रिड चिले एक्शन टाइम, तो उसके अंदर क्या है कि ये वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म का आउटकम ये निकला है जो कि हमने डिस्कस किया है। अब फटाफट रैप अप करते हैं, और कौन कौन से फेलियर्स की बात हुई है। तो अदर जो भी फेलियर्स हुए हैं किसके अंदर, अगेन COP25 की बात कर रहे हैं हम, उसमें और कौन कौन से फेलियर्स हुए हैं, दैट इज़ आर्टिकल जो 6 था पेरिस एग्रीमेंट का, उस पर क्या है कि हमें डिस्कशन करना था, उस पर हमें कंक्लूजन पे आना था। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है पेरिस एग्रीमेंट का, दिस इज़ पेरिस एग्रीमेंट दैट, तो आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑन ग्लोबल कार्बन मार्केट, ठीक है, ऑन फाइनेंस फॉर लॉस कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, तो ग्लोबल कार्बन मार्केट पे एक प्रॉपर प्रोसीजर रूल्स बनने चाहिए। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज रूल बुक। ठीक है, तो रूल बुक को फाइनलाइज करना था। ठीक है, तो ये रूल बुक को फाइनलाइज करना था जो कि आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के, जो कि 2015 में हुआ है कि यू नीड टू कम अप विद अ रूल बुक, जिसके अंदर क्या है कि ग्लोबल कार्बन मार्केट हो गया, या फिर जो टाइमली रिव्यू है, टाइमली जो रिव्यू है, रिव्यू मैकेनिज्म्स है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वो कैसे अपने जो टारगेट्स दिए हैं उन्होंने उनको कैसे रिव्यू करेगी, जो भी डेटा है कि वो टारगेट्स कंप्लीट कर रही है उनको कैसे रिव्यू करेगी, उस पर भी एक रूल बुक बननी थी, इसको फाइनलाइज करना था। उस पर भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है, ये भी पोस्टपोन हो गया, ये भी पोस्टपोन हुआ है, दैट इज़ दे आर नॉट कॉन्क्लूडेड। ठीक है, ये सिमिलर केस किस में था, दिस सिमिलर केस वॉज ऑल्सो इन COP24। ठीक है, COP24 में भी था, जो कि कहाँ पर हुई थी, कैटोवाइस पोलैंड के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या है कि इन पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। तो हमें क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, आर्टिकल 6 वो किसकी बात करता है, ग्लोबल कार्बन मार्केट की, कि उसको सही से उसके रूल्स प्रोसीजर बनने चाहिए, और आर्टिकल 4 की बात करनी है। आर्टिकल 4 किसकी बात करता है, दैट टाइम फ्रेम जो है रिव्यू मैकेनिज्म का, जो भी कंट्रीज़ के डिफरेंट कंट्रीज़ के टारगेट होंगे उनको किस तरीके से क्या है कि रिव्यू करना है उसकी बात करता है। अब लास्ट स्लाइड है कि जो कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए हैं किसके, COP25 के, दैट इज़ चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स क्या हैं, फर्स्ट है हमारे पास ग्लोबल ई मोबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर ग्लोबल ई मोबिलिटी प्रोग्राम को फाइनलाइज किया है। अब इसमें जो भी सारा पैसा होगा इस ग्लोबल ई मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर, दैट विल फंडेड फ्रॉम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। ठीक है, ये फंड करेगा इसको, तो इसको भी एग्जाम से के लिए पढ़ लेना, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ स्टैटिक थिंग कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कब आई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि अंडर दिस प्रोग्राम इट विल हेल्प एन इनिशियल सेट ऑफ 17 डेवलपिंग कंट्रीज़। इन 17 डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया इज़ ऑल्सो वन कंट्री। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, दे विल डिप्लॉय ई व्हीकल्स
at a higher scale to improve air quality and fossil fuel dependency. fossil fuel dependency को क्या है, कम करना है, एयर क्वालिटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए 17 कंट्रीज़ को उन्होंने चूज़ किया है फॉर इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी बाय इंक्रीजिंग दिस ई व्हीकल कैपेसिटी ऑफ दीज 17 डेवलपिंग कंट्रीज़. इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ कौन है, UNEP है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और दूसरी कौन सी है, IEA, दैट इज़ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. दो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हो गई हैं. जो सेकेंड आउटकम आया था, दैट सेकेंड आउटकम इज़ ग्रीन डील, एंड दिस ग्रीन डील इज़ बाय यूरोपियन कमीशन. अब यूरोपियन कमीशन ने ग्रीन डील के अंदर एक टारगेट सेट किया है, और ये टारगेट क्या है, टू कट एमिशंस बाय एटलीस्ट 50% से एटलीस्ट सब कम से कम 50 तो हमें एमिशंस कट ही करने हैं बाय 2030, एंड टू गो नेट ज़ीरो मतलब क्या है कि जितना आप एडिशन कर रहे हो किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, उतना ही क्या है कि आप उनका रिमूवल भी कर रहे हो. ठीक है, रिमूवल बाय फॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़, बाय प्लांटेशन, बाय डिफरेंट जियो इंजीनियरिंग मेथड्स, जो भी बहुत सारे टेक्निकल जियो इंजीनियरिंग मेथड्स होते हैं, लाइक साइरस क्लाउड थिनिंग, मैरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, या फिर बहुत सारे जो मेथड्स हैं, उससे नेट ज़ीरो पे आना है बाय 2050. तो ये ग्रीन डील का आउटकम है, इसमें पॉजिटिव आउटकम है जो उसको देखा जाता है. और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लू COP. ठीक है, अब यही जो COP25 है, दैट इज़ चिले मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन, इसको क्या है कि चिले ने नाम, एक और नाम दिया है, ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर COP इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू COP. अब ऐसा क्यों है, वाई चिले हैज़ गिवन दिस नेम ऑफ ब्लू COP, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये देखा गया है कि देर वॉज कंसर्न्स रिगार्डिंग, और देर वॉज मेजर्स टेकन रिगार्डिंग स्टडी, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ओशंस को बहुत फोकस किया गया है. ठीक है, इनके स्टडी को, प्रोटेक्शन को, मैनेजमेंट को लेके दीज ओशंस फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट अ सेंटर स्टेज इन अ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस. तो इनके ऊपर बहुत फोकस दिया है कि ओशन का क्या रोल हो सकता है क्लाइमेट चेंज के अंदर, हाउ ओशंस कैन बी हेल्पिंग अस टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो किस तरीके से ओशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, प्रोटेक्शन के ऊपर, मैनेजमेंट पे बात की गई है इस वाले. तो इसको क्या है कि बहुत फोकस दिया गया है, क्योंकि ओशंस को देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू COP बाय चिले, और यही क्या है, हमारी COP25 है. ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या बात करी कि देयर विल बी अ प्लेटफॉर्म फॉर साइंस बेस्ड ओशन सॉल्यूशंस. तो ओशंस को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, देयर विल बी अ कॉमन प्लेटफॉर्म इन विच ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम NGOs, डिफरेंट रिसर्च स्कॉलर्स, देन अदर आस्पेक्ट्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है, सो this was all about this second video on the series of environment and ecology. थोड़ा सा टेक्निकल था, बट ट्रस्ट मी, अगर इतना सा पढ़ रखा है, देन योर होल कंसेप्ट एंड होल टॉपिक ऑफ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है, होल आस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कन्वेंशन विच आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूज़ लाइक बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम, ट्रिपल COP, ठीक है, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, वो सारे दीज ऑल आर द थिंग्स विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो इसलिए इसको अच्छे से वापस रिवाइज करो. एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार में देखो, बिकॉज आई हैव गिवन एवरीथिंग, आई हैव रिटन एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एवरी इंपॉर्टेंट आउटकम इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स 2021. और जो भी पहले लोग पढ़ चुके हैं इसको न्यूज़पेपर्स के अंदर या किसी और मैगजीन्स के अंदर, आई रिकमेंड देम टू वॉच दिस वीडियो एट 2x स्पीड. ठीक है, तो जो भी हमारा और भी वीडियोज़ आ रहे हैं आगे, इफ़ यू कैन वॉच देम एट 2x स्पीड व्हेन यू आर ईटिंग योर लंच और डिनर. सो डू लाइक द वीडियो, कमेंट करो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड डू गिव योर वैल्यूबल फीडबैक टू अस. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.